अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आपने मेरे पुराने वीडियोस भी बहुत सारे टॉपिक के देखे होंगे जिससे मैंने अकाउंटिंग को कोशिश की है कि जितने ईजीएस्ट वे में और लॉजिकल वे में, लॉजिक के साथ में, अकाउंटिंग लॉजिक के साथ में और इंटरेस्टिंग लॉजिक के साथ में आपको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो आपने देखा होगा ज़रूर। और लगातार ये कोशिश जारी है। तो मैं इस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा मैं डिस्कशन में लेने वाला हूँ। और देखिए वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हम ये किसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रॉफिट के लिए होते नहीं हैं, पर एक्टिविटी ऐसी बहुत सारी करेंगे जिससे आपको लगेगा शायद कि ये बिजनेस एक्टिविटी है, कमर्शियल एक्टिविटी है। वो एक्टिविटी वैसी हो सकती है लेकिन उनका पर्पस, उनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, राइट। क्योंकि देखिए आमतौर पे आप जब भी कोई बिजनेस को देखेंगे तो सबके सब वैसे भी प्रॉफिट मोटिव वाले होते हैं, प्रॉफिट ही उनका पर्पस होता है बिजनेस में, राइट। जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट को देखेंगे, किसी भी आप शॉप को देखेंगे, शोरूम को देखेंगे, क्लोथ को शॉप को देखेंगे, शोरूम को देखेंगे, राइट, और रिटेल शॉप को देखेंगे। ऐसे जितने भी आप बिजनेस के फॉर्मेट देखेंगे ना तो आपको चारों तरफ ऐसा ही दिखाई देगा कि भाई सबका मोटिव तो प्रॉफिट ही है, सब प्रॉफिट कमाने के लिए ही तो बिजनेस कर रहे हैं, इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, इतना रिस्क ले रहे हैं, सबका पर्पस अल्टीमेटली क्या है? प्रॉफिट कमाना ही तो है। लेकिन देखिए कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, राइट, जो एस्टैब्लिश ही किए गए हैं किसी दूसरे पर्पस के लिए। ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं? देखिए कई प्रकार की सोसाइटीज़ होती है, चैरिटेबल सोसाइटीज़ होती है, रिलीजियस सोसाइटीज़ होती है, जिनके इस्टेब्लिशमेंट का पर्पस ही क्या था? लोगों की हेल्प करना, मदद करना, या रिलीजन के, धर्म के कोई कार्य करना, ऐसा कुछ कार्य करना। उसके लिए वो क्या बनाते हैं? सोसाइटी बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, राइट। उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं जो लाइक माइंडेड होते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमको पैसे नहीं कमाने, हमको कुछ समाज की सेवा के लिए कुछ काम करना है। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो सोसाइटी होती है, जो ट्रस्ट होती है, वो होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ बोलते हैं जिसको शॉर्ट में लोग, राइट। देखिए इसके अलावा और क्या होते हैं? और फॉर्मेट अगर हम देखें तो क्लब वगैरह होते हैं, बहुत सारे आपने क्लब देखा होगा। वो क्या करते हैं? लोग क्लब के मेंबर बनते हैं और फिर वो क्लब में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मेंबर को प्रोवाइड की जाती है, जिसके लिए मेंबरशिप फीस भी चार्ज की जाती है। अब देखो मेंबरशिप फीस तो चार्ज कर रहे हैं, ईयरली जैसा भी फॉर्मेट हो वैसे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन क्या उनका पर्पस यहाँ पर प्रॉफिट कमाना है? नहीं। हालांकि उनको कहीं ना कहीं से इनकम आ रही है। कैसे इनकम आ रही है? वो जो मेंबरशिप फीस है उससे इनकम आ रही है। कहीं ना कहीं वो एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं, तो इनकम कमा रहे हैं और एक्सपेंसेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका पर्पस यहाँ पे प्रॉफिट कमाना और पैसे बचाना नहीं है। वो पर्पस क्या है? सिर्फ कि जितने भी खर्चे होते हैं सारी फैसिलिटीज़ मेंबर को प्रोवाइड करने में, वो खर्चे कवर हो जाए। और वो खर्चों को कवर करने के लिए वो क्या करते हैं? फीस चार्ज करते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट है, बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती है जो प्रॉफिट कमाने की पर्पस से नहीं बनाई जाती, लेकिन फिर भी एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन तो होती है। क्यों ट्रांजैक्शन होती है? क्योंकि एक्सपेंडिचर तो होंगे और एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ इनकम तो कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब देखिए इनका जो फाइनल अकाउंट बनाया जाएगा, आखिर इनको भी फाइनल अकाउंट तो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉफिट के लिए नहीं है, पर ये जानना तो पड़ेगा कितना पैसा साल भर में आया, कितना पैसा साल भर में गया, क्या हुआ, फाइनेंशियल हमारा जो पोजीशन है वो कैसा है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है, कितने की एसेट है हमारे पास, कितने की लायबिलिटी है, किन से पैसा लेना है, किन को देना है, राइट। कहीं इस साल बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो गया? नुकसान मतलब कि पैसे आए तो बहुत कम पर खर्च बहुत ज़्यादा कर दिया आपने, ऐसा तो नहीं हो गया? ये सब बातों की जानकारी करने के लिए हमको फाइनल अकाउंट्स तो इनका भी बनाना पड़ता है। लेकिन अब देखिए अब इनका फाइनल अकाउंट वैसे तो नहीं बना सकते जैसे फाइनल अकाउंट उनका बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे तो नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ तो ये ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा ये प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं, तो इनका फाइनल अकाउंट तो बनाया जाएगा पर वैसे नहीं बनाया जाएगा जैसे उनका बनाया जाता है, ऑलराइट। चलिए, तो इनका दूसरा फॉर्मेट है, इसी के लिए पूरा का पूरा नया चैप्टर ही बना दिया गया इनके लिए कि इनका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इनका फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे, इनकी बुक्स कैसे क्लोज की जाएगी। ओके, तो हम चलिए शुरू करते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर, क्या हमको सीखना है इस चैप्टर के अंदर, क्या क्या बनाना पड़ता है। 4 इंपॉर्टेंट बातें हमको सीखनी होती है, इंपॉर्टेंट बड़ी बातें 4, छोटी मोटी बातें तो बहुत सारी सीखेंगे।
चार बड़ी बातें कौन कौन सी होगी? सबसे पहले ये लोग प्रिपेयर करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, वो हमको समझना पड़ेगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा ये प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो हमको लर्न करना है। तीसरा, ईयर के बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, जिसको हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी, राइट, जो आपने 11th में पढ़ा होगा सिंगल एंट्री चैप्टर में। और फिर फोर्थ होता है आपका बैलेंस शीट, ईयर के एंड में जो फाइनल बैलेंस शीट बनती है वो हमको प्रिपेयर करना होता है। तो ये चार अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं जो प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। मैं शॉर्ट में आपको एक एक करके सबका फॉर्मेट एक्सप्लेन करता हूँ, सबके स्पेशल फीचर, क्या खास बातें हैं, क्या लॉजिक्स है, कैसे बनाए जाते हैं, वो सब भी आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ, राइट। चलिए सबसे पहले आते हैं हम किसके फॉर्मेट पर आते हैं, फॉर्मेट के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट मेरा ख्याल है कि दुनिया के सबसे इजी फॉर्मेट में से एक है, सबसे इजी फॉर्मेट में से एक है अकाउंटिंग में। कुछ भी नहीं करना होता है, नाम पर गया है बेचारा। कैसे नाम पर गया? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आपके सामने स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं फॉर्मेट। शुरुआत कहाँ से होती है? दो साइड होते हैं इसके अंदर, एक होता है रिसिप्ट और एक होता है पेमेंट। डेबिट क्रेडिट हम नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे रिसिप्ट और पेमेंट। हालांकि जो डेबिट साइड होता है उसी को रिसिप्ट कहा जाता है और क्रेडिट साइड को हम पेमेंट बोलते हैं, राइट। शुरुआत कहाँ से करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की? हमारे पास ईयर के बिगिनिंग में बैलेंस क्या था, कैश और बैंक का, तो हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग फिगर्स, और क्या लिखते हैं इसमें? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस। ये बैलेंस हमने लिख लिया। इसके बाद साल भर में जितनी भी रिसिप्ट हुई है, जितना भी पैसा आपको मिला है, जितना पैसा किसी भी नाम से, किसी भी कारण से, किसी भी चीज़ के लिए, सारा का सारा डेबिट में आएगा। कुछ एग्जांपल जो दिए हैं उसमें देख लीजिए। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, राइट, सब्सक्रिप्शन जो मेन इनकम होती है इनकी वो दिया हुआ है। जनरल डोनेशंस आपको दिया हुआ है, वो आपकी इनकम है। एंट्रेंस फीस और जनरल ग्रांट्स वगैरह हमको जो मिलते हैं, डोनेशन मिलते हैं लोगों से, वो सब हमारी इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम कंसर्ट, डिविडेंड है, रेंट है, इंटरेस्ट है। ऐसी अलग अलग प्रकार की इनकम के बहुत सारे पैसे हमको मिलते हैं, सब यहाँ पर आएगा। इवन अगर फर्नीचर को बेच दिया, मशीन को बेच दिया, बिल्डिंग को बेच दिया, उससे भी जो पैसा आएगा वो सब भी यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा। क्रेडिट साइड में देखिए, जितना भी आपने पेमेंट किया, जिस बात का भी पेमेंट किया, भाई पेमेंट साइड में क्या आएगा? पेमेंट आएगा। जो पेमेंट किया सबको लिख दो आप। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आपने बचपन में मतलब क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कैश बुक। कैश बुक में क्या लिखते हैं? जो पैसा आया वो डेबिट में, जो गया वो क्रेडिट में। सिमिलर, सेम टू सेम हमको यहाँ पर यही करना है। जो पैसा आया वो रिसिप्ट में, जो पैसा गया वो पेमेंट में। पेमेंट में चाहे वो सैलरी हो, रेंट हो, पोस्टेज हो, एडवर्टीजमेंट हो, न्यूज़पेपर हो, रिपेयर्स हो, ऑडिट फीस हो, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो, इंश्योरेंस हो, सेक्रेटरीज ऑनरेरियम हो, म्यूनिसिपल टैक्स हो, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऑफिस एक्सपेंसेस हो, एक्सपेंसेस ऑन शो हो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस किया, इन्वेस्टमेंट परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया, बिल्डिंग परचेस किया, किसी भी चीज़ का पैसा अगर गया ना तो क्रेडिट में जरूर आके रहेगा पेमेंट साइड में। ऑलराइट, तो देखिए इस अकाउंट में के फॉर्मेट आपके सामने है। आपने फॉर्मेट पे देखा क्या क्या डेबिट में आता है और क्या क्या क्रेडिट में आता है, राइट। तो ये तो गई फॉर्मेट की बात। लास्ट में, अच्छा फॉर्मेट के लास्ट में क्या होता है? जो हमारे पास में बच गया ईयर के एंड में वो हो जाता है क्लोजिंग बैलेंस। भाई ईयर के बिगिनिंग में जितना पैसा हमारे पास में था टोटल कर देते हैं, कितना पैसा साल भर में आया, उसमें से माइनस कर देंगे जो पेमेंट साइड में साल भर में जितना पैसा गया। तो आया माइनस गया इज इक्वल बचा, समझा? आया, टोटल जो आया उसमें से माइनस कर देंगे जो गया पेमेंट साइड का, इज इक्वल हो जाएगा बचा, मींस बैलेंस। तो बैलेंस कैरिड डाउन में हम लिख देंगे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का बैलेंस। अब देखिए मैं इस अकाउंट का आपको दूसरा लॉजिक बताता हूँ, इसको समझने का बहुत ईजीएस्ट और इंटरेस्टिंग वे। देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आप जब बनाएंगे, ये ऑफिशियल फॉर्मेट नहीं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो डिस्कशन कर रहा हूँ, राइट, ये आपके मेरे समझने के लिए। डेबिट साइड में पूरा रिसिप्ट आएगा, पूरा का पूरा पैसा आएगा। जो पैसा आपके पास में आ रहा है सब आ जाएगा रिसिप्ट साइड में, और जो पैसा जा रहा है वो पेमेंट साइड में। देखिए इस अकाउंट का कोई ईमान धर्म नहीं है, इसके लिए पैसा ही सब कुछ है। आपने सुना होगा ना डायलॉग, कई लोग के लिए हम यूज़ करते हैं कि उसके लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, राइट। इस अकाउंट के ऊपर यही बात एप्लीकेबल होती है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मतलब पैसा आ रहा है मतलब रिसिप्ट में लिखेगा। देखिए चाहे कोई भी नेचर का हो, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे कैपिटल नेचर का हो, कोई लेना देना नहीं इसको। पैसा आ रहा है ना, बात खत्म। रेवेन्यू नेचर का मतलब इनकम, हर साल मिलने वाली इनकम वो आ रही है तो भी लिखेगा। एसेट को बेच भी दोगे आप, बिल्डिंग को बेच दोगे और 10-20 लाख रुपए आ गए, वो भी लिखेगा। पैसा आ रहा है ना, बात खत्म। इनकम नहीं, देखिए बिल्डिंग को बेचने से अगर आपको 10 लाख रुपए मिला तो 10 लाख आपकी इनकम नहीं है, आपका प्रॉफिट नहीं है, लेकिन 10 लाख रुपए आ तो रहा है ना, तो ये लिख देगा पूरा 10 लाख रुपए।
इसका कोई ईमान धर्म उसूल नहीं है। पैसा आ रहा है मतलब डेबिट में। अच्छा, कौन से ईयर का मिल रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं, हम बना रहे हैं इस साल का। मान लीजिए 2020 चल रहा है अभी, हम 2020 का बना रहे हैं, आपको पैसा पुराना पेंडिंग मिल गया 2018 का, पर मिला तो आज है ना, ये लिख लेगा, सो कोई मतलब नहीं। मान लीजिए आने वाले साल का पैसा किसी ने एडवांस में दे दिया, तो आने वाले साल का पैसा मिला है ना, ये इसी साल इसी अकाउंट में लिख देगा, क्यों? क्योंकि मिला तो इसी साल है ना। तो इसका कोई ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई उसूल नहीं है, कोई नियम नहीं, एक ही नियम है, पैसा आ रहा है तो डेबिट करो, चाहे किसी भी साल का मिले, चाहे प्रीवियस ईयर का, चाहे करंट ईयर का, चाहे नेक्स्ट ईयर का, ये डेबिट कर देगा। सिमिलरली पेमेंट में चाहे रेवेन्यू नेचर के पेमेंट हो, चाहे कैपिटल नेचर के पेमेंट हो, चाहे आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हो सैलरी और रेंट का, वो भी आएगा, चाहे आप एसेट परचेज कर रहे हो फर्नीचर बिल्डिंग, वो भी आएगा, वो आ जाएगा। चाहे आप इस साल के लिए पेमेंट कर रहे हो, चाहे आने वाले साल के लिए पेमेंट कर रहे हो, चाहे पिछले साल का बकाया पेमेंट कर रहे हो, तो भी पेमेंट में आएगा, क्योंकि इस साल पेमेंट हुआ है तो पेमेंट में आएगा। तो इस अकाउंट का एक ही उसूल है, ये सिर्फ पैसे की भाषा समझता है। पैसा आया तो डेबिट में लिखेंगे रिसिप्ट में, पैसा गया तो पेमेंट में लिखेंगे, दैट्स इट, राइट। तो ये था फॉर्मेट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। अब आते हैं सेकेंड फॉर्मेट पर। सेकेंड फॉर्मेट कौन सा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। चलिए देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट में फटाफट हम समझते हैं। ये बहुत सिद्धांतिक आदमी है, उसूल वाला आदमी है, इसके बहुत सिद्धांत है, नियम है, कायदे है, कानून है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट की तरह नहीं है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये बहुत सिद्धांतिक आदमी है। मैं आपको भी समझाता हूँ, ये पहली बात तो ये आदमी नहीं है, राइट। मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूँ, राइट, इसकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम जब प्रिपेयर करेंगे, दो साइड होंगे इसके अंदर। इनकम आएगा क्रेडिट साइड में और एक्सपेंडिचर आएगा डेबिट साइड में, राइट। जैसा हमेशा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने 11th में या किसी भी सिलेबस में आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना, ये सेम टू सेम एक प्रकार का वैसा ही है, वैसे ही बनता है ये भी, राइट। अब देखिए इसका उसूल क्या है। ये हर प्रकार की इनकम को नहीं लेगा, हर प्रकार की रिसिप्ट को नहीं लेगा, केवल जो रेवेन्यू नेचर का आइटम है, केवल जो इनकम नेचर का आइटम है वही लेगा क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में। मीन्स आपने बिल्डिंग को 10 लाख में बेच दिया तो ये 10 लाख रुपए नहीं लेने वाला। ये बोलेगा बिल्डिंग कितने की थी? 9 लाख की थी मान लीजिए, बिकी कितने में? 10 लाख में। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख। तो मैं 1 लाख रुपए ही लूंगा बस इनकम में, क्योंकि इनकम तो 1 लाख रुपए ही हुई ना, भले बिल्डिंग 10 लाख में बिकी है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या करता है? पूरा 10 लाख रुपए ले लेता है वो तो रिसिप्ट साइड में, राइट। तो इनकम एक्सपेंडिचर बहुत उसूल वाला है, जो इनकम है उसी को लेगा, उसके अलावा किसी और को नहीं लेगा, राइट। तो सबसे पहले रेवेन्यू नेचर के आइटम को लेता है, कैपिटल नेचर के किसी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट को ये नहीं लेगा इनकम और एक्सपेंडिचर में। आप बिल्डिंग को बेच दोगे, उसका पैसा इनकम में नहीं आएगा। आपने बिल्डिंग को खरीद ली, पैसा गया, लेकिन ये एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्सपेंसेस नहीं है। हाँ, लेकिन उसका क्या आएगा? उसका डेप्रीसिएशन। उसका डेप्रीसिएशन जरूर एक्सपेंसेस होता है, हर साल का एक्सपेंसेस होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है, रिकरिंग नेचर का होता है, तो वो जरूर आएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में फॉर्मेट देखिए आपके सामने है। फॉर्मेट में कौन कौन सी बातें आती है पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन करके मेन इनकम होती है हमारे ऐसे सोसाइटी और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की, वो इनकम में आएगा। कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के, मैं आपको सब्सक्रिप्शन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इस चैप्टर का सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा बहुत डिटेल में, उसमें देखेंगे। फिलहाल सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, हॉल रेंट, सन्ड्री रिसिप्ट, ये सारे अगर आपकी इनकम है तो क्रेडिट में आ जाएंगे। एक्सपेंडिचर में सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑनोरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, स्पोर्ट मटेरियल यूज, डेप्रीसिएशन, ये सब आपके एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है खाली, इसके अलावा दूसरे आइटम भी आ सकते हैं। देखिए फाइनली क्या करेंगे, इस अकाउंट का क्लोज करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करके इसका बैलेंस निकालेंगे। अगर इनकम है ज़्यादा और एक्सपेंसेस है कम, तो जो बचेगा उसको नाम देंगे सरप्लस। यहाँ प्रॉफिट का नाम नहीं लिखा जाता, प्रॉफिट के शब्द से ही नफरत है, क्योंकि प्रॉफिट के लिए हम बने ही नहीं है, तो भूल के भी प्रॉफिट शब्द हम नहीं लिखते। हम उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस। भाई बच गया, कमाया नहीं। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कमाया। सरप्लस का मतलब होता है बच गया, कमाने की कोशिश नहीं की हमने फिर भी, लेकिन हम बच ही गया तो क्या करें। और मान लीजिए एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है, तो उसको हम नाम क्या देते हैं? डेफिसिट का नाम देते हैं। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड डेफिसिट। तो बाई डेफिसिट क्रेडिट में आ जाएगा। ये हो गई फॉर्मेट की बात। और इस अकाउंट को दिल की गहराइयों से एकदम समझने के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा था, ये अकाउंट उसूल वाला है, सिद्धांत वाला है। पहली बात, ये सिर्फ रेवेन्यू नेचर के इनकम को ही लेगा और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को लेगा। दूसरी बात, सिर्फ करंट ईयर का लेगा,
पिछले साल का नहीं चलेगा। आपने कोई इनकम लिख ली मान लीजिए, उसमें कुछ इनकम पिछले साल की भी है, ये नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा, ये उसूल वाला आदमी है। ऐसा नहीं जितना पैसा आ रहा है आने दो, ऐसा नहीं चलेगा। आपने कुछ पैसा अगले साल के लिए मान लीजिए ले लिया है, पैसा ले लिया, तो ये हटा देगा उस पैसे को, एडवांस इनकम हटा देगा, नहीं चाहिए ऐसी इनकम। ये हम जब बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो ऊपर एक हेडिंग देते हैं, फॉर द ईयर एंडेड ऑन। इसका मतलब सिर्फ उसी साल की ही इनकम, उसी साल का ही एक्सपेंसेस लिया जाएगा, ना पिछले साल का ना आने वाले साल का, कुछ नहीं लेंगे, हटा देंगे हम ऐसे इनकम को, हटा देंगे हम ऐसे एक्सपेंसेस को, जो इस साल का नहीं वो इस अकाउंट में भी नहीं। ऑलराइट, तो ये इन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, इस उसूलों का, इस आदर्शों का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी वैसा ही था, हमने वो उसको भी समझा था, वो भी वैसा ही था। तो वही सारे एडजस्टमेंट हमको यहाँ पर करने पड़ते हैं, आउटस्टैंडिंग के, प्रीपेड के, वगैरह वगैरह वगैरह। सो सारी इनकम को लिखा जाएगा क्रेडिट में, सारे एक्सपेंसेस को लिखा जाएगा डेबिट में। फिर बहुत सारी ऐसी बातें जब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा प्रैक्टिकली आपके सामने, तो आपको एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। थर्ड आते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट। क्यों बनाना पड़ता है हमको? कई बार क्वेश्चन में ना ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया होता। अच्छा देखिए, अब इनका जो कैपिटल होता है उसको कैपिटल नहीं बोलते, कैपिटल फंड बोलते हैं या जनरल फंड बोलते हैं। तो कैपिटल का ही नाम समझ लीजिए आप, कैपिटल फंड या जनरल फंड। ये इसका ओपनिंग बैलेंस कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, तो हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग एसेट्स की एसेट और लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया होता है, तो हम इसको बनाते हैं। एसेट के सारे आइटम को लिखते हैं एसेट साइड में, लाइबिलिटी के सारे आइटम को लिखते हैं लाइबिलिटी साइड में। बाद में बैलेंसिंग फिगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको बोलते हैं कैपिटल। क्यों? क्योंकि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा होगा एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल कैपिटल। तो एसेट में से माइनस कर देंगे लाइबिलिटी को, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा, राइट। तो इसका पर्पस ही है कैपिटल फंड को फाइंड आउट करना बैलेंसिंग फिगर के रूप में। दैट इज व्हाई दिस इज मेड एक्चुअली। और या फिर क्वेश्चन ने बोला है तो फिर बनाना पड़ता ही है। इसके बाद आते हैं फाइनल बैलेंस शीट, चौथा आइटम जो हमको बनाना पड़ता है। इसका फॉर्मेट भी आप सबके सामने है। बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम नॉर्मली आमतौर पर आते हैं? तो सबसे पहले तो कैपिटल फंड या जनरल फंड जिसकी बात हमने अभी की वो आएगा। इसमें क्या ऐड होता है? अगर मान लीजिए आपने कुछ भी सरप्लस कमा लिया इस साल, सरप्लस बच गया तो वो ऐड हो जाएगा। कोई डेफिसिट है मतलब एक प्रकार का लॉस है तो माइनस हो जाएगा। जो फाइनल बैलेंस है वो जाएगा आउटर कॉलम में। अगर आपने और कोई भी फंड बनाया है, स्पोर्ट्स फंड बनाया है, बिल्डिंग फंड बनाया है, सब कोई भी फंड अगर आपने बनाया है तो वो फंड भी बैलेंस शीट के कहाँ पर आएगा? लाइबिलिटी में आएगा। कोई भी फंड हो, कोई भी रिजर्व हो, वो सब बैलेंस शीट के कहाँ पर आते हैं? लाइबिलिटी साइड में आते हैं। तो ये बिल्डिंग फंड या स्पोर्ट्स फंड या कोई भी फंड अगर आपने बनाया है तो वो आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में। और लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में क्या आता है? क्रेडिटर्स हैं, लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये सब आते हैं लाइबिलिटी में, तो ये आएंगे। एसेट्स में क्या आता है? बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, इसमें से डेप्रिसिएशन जरूर माइनस होगा और ये सब आएंगे एसेट्स में। इन्वेस्टमेंट है, आएगा। कैश इन हैंड है, बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। कैश एट बैंक है, एसेट में आएगा। कोई भी पैसा अगर आपको किसी से लेना है, सब्सक्रिप्शन का, डोनेशन का, एंट्रेंस फीस का लेना बाकी है, एसेट्स में आएगा। बस प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एसेट में आएगा। तो ये सारी बातें हैं जो आएगी एसेट साइड में। तो देखिए ये था सबका फॉर्मेट का डिस्कशन। 4 इंपॉर्टेंट बातें हमको समझनी पड़ती है इस चैप्टर में। मैंने आपको चारों का फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दिया है। जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करूंगा तो आपको क्लैरिटी बढ़ेगी, ज़्यादा अच्छे से और बेहतर चीज़ें से तरीके समझ में आएंगे। तो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर भी जो वीडियो बनाया है वो भी आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का, ताकि कुछ तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें कवर हो ही जाए इस वीडियो में। ऑलराइट, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ अपने नोट्स का, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैंने बनाया है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बहुत ईजी है, बहुत इजी है, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता, ये इतना इजी है। देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पर बेस्ड एक लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को आपको बनाना है क्लब का सब्सक्रिप्शन। देखिए आइटम को पढ़ते आते हैं और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सीधे लिखते जाते हैं। ऑलराइट, और अच्छा इंफॉर्मेशन के लास्ट में दिया हुआ है, इन द कैश बुक ऑफ द क्लब ऑन 1 अप्रैल 2017 देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 6000 रुपीज। मतलब ईयर के बिगनिंग में 6000 रुपये का बैलेंस था। तो चलिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट अभी हमने डिस्कशन किया। डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000 रुपीज, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब केवल आइटम को देखते जाइए और सिर्फ एक ही बात सोचिए, पैसा मिल रहा है कि पैसा जा रहा है? मिल रहा है तो रिसिप्ट में, जा रहा है तो पेमेंट में, बात खत्म। सब्सक्रिप्शन रिसीव 5000 रुपीज, लिख दीजिए डेबिट में। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पैसा मिला, लिख दीजिए डेबिट में। रेंट हमने पे किया 1200 रुपीज, लिख दीजिए क्रेडिट में। पेटी एक्सपेंसेस पे किया 110, लिख दीजिए पेमेंट साइड में।
पेड आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर लिख दीजिए पेमेंट साइड में। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हमने किया, लिख दीजिए पेमेंट साइड में। रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट, हमको एंटरटेनमेंट से मिला पैसा मिला ना, तो लिख दीजिए रिसिप्ट साइड में। इसके बाद एंट्रेंस फीस का पैसा हमको मिला, लिख दीजिए रिसिप्ट साइड में। एडवर्टाइजिंग 400 रुपीज़, तो ये आपने एक्सपेंसेस किया, तो लिख दीजिए पेमेंट साइड में। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एसेट परचेज किया हमने, पैसा गया आपका, लिख दीजिए पेमेंट साइड में 5000। परचेज ऑफ बुक्स लिख दीजिए पेमेंट साइड में 600 रुपये। परचेज ऑफ फर्नीचर 800 रुपीज़, लिख दीजिए पेमेंट साइड में। जो बचेगा वो हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। अब बैलेंस कैरिड डाउन कैसे निकालेंगे? ओपनिंग बैलेंस में सारे रिसिप्ट के आइटम को ऐड कीजिए रिसिप्ट साइड के, और माइनस कर दीजिए पेमेंट साइड में जितने भी आइटम हैं, तो आप देखेंगे फाइनली आपका 4340 रुपीज़ का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। तो देखिए कितना ईजी है ये क्वेश्चन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का, बहुत ईजी है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के इस कंसेप्ट से अगर एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछना हो तो एग्जामिनर के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी ये। कैसे पूछे बेचारा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, कहाँ से लाए? कितना भी डिफ़िकल्ट पूछे वो अल्टीमेटली ईजी हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ दम है ही नहीं। तो आई होप कि आपको मैंने ये सारी बातें जो समझाई वो पूरी समझ में आई होगी। तो ये हमने पूरा बेसिक कंसेप्ट देखा है इसमें। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का एक सिंपल क्वेश्चन मैंने ले लिया है, ज़्यादा कुछ समझाने लायक इसमें है नहीं। नेक्स्ट वीडियोज़ में जो आपको बताऊंगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, सब्सक्रिप्शन के सारे एडजस्टमेंट और एक्सपेंडिचर जो हम लिखते हैं उसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, बिगिनिंग ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर, ये सब का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ये सारी बातें डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।